जल संकट की बात की। फिर उसके बाद इसके जल संरक्षण के 3 सिद्धांत हैं कि एक तो जल की उपलब्धता को बनाए रखें, जल को प्रदूषित होने से बचाएं और संदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करें। इसके उपाय, हर चीज को अगर संकट है तो उसके उपाय भी होते हैं कि उससे हम कैसे बच सकते हैं। अब जल जो है वो एक चक्रीय संसाधन है, इसका युक्त अब चक्रीय क्यों कहा, आप देखिए आप घर के अंदर अगर कपड़े धोते हैं, मान लो हमने कपड़े धोए, ठीक है, तो वो पानी कहाँ गया, नाली में, नाली से पानी कहाँ गया, नदी में, नदी से पानी कहाँ गया, समंदर में, और फिर वापस वो बादलों के जरिए वापस आपके पास आ गया कपड़े धोने के लिए, जिसे हम कहते हैं चक्रीय संसाधन। अब आप इसको समझो कि इसके लिए उपाय क्या है। एक तो जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित करके उसका सुनियोजित नियोजन किया जाए। बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित करेंगे तो आप इसको सुरक्षित करेंगे। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, सेव वाटर सेव अर्थ। वर्षा जल संरक्षण विधियों के द्वारा जल का संग्रहण करें। अब वर्षा जल संग्रहण विधि कौन सी है, आप सभी जानते हैं कि हमें छत का पानी मिट्टी में पाइप के जरिए कच्चे गड्ढे में लाना है ताकि वो पानी वापस जमीन के अंदर चला जाए। घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोकना चाहिए, अर्थात कि घर के अंदर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप टूथब्रश कर रहे हैं या आप बर्तन मांज रहे हैं या आप कपड़े धो रहे हैं, तो वेस्ट पानी नहीं बहे, उसे उसी समय नल को बंद कर दें। सड़कों पर आप कई बार देखते हैं कि नल पर पानी ऐसे बर्बाद हो रहा होता है, तो उसको भी कोशिश करें कि आप 1 सेकंड रुक के उसे बंद कर दें। भूजल का अति दोहन ना करें, जल को प्रदूषित होने से रोकें। जल को पुनर्चक्रित, ये सबसे बड़ी चीज है कि पुनर्चक्रित करके काम में लें। आपके घर में, सबके घर में लगभग आज के समय में फिल्टर लगे हुए हैं। फिल्टर लगने से कुछ पानी वेस्ट होता है बाहर की तरफ, उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में, या फिर आपके घर में अगर बगीचा है तो इस पानी को आप पुनर्चक्रित कर सकते हैं, आप बगीचे में वो पानी डाल सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण और जल के समुचित उपयोग के लिए नदियों को परस्पर जोड़ देना चाहिए और सिंचाई फव्वारा विधि और टपकन बूंद विधि से होनी चाहिए। इन सब के अलावा है जल संभर प्रबंधन। अब वर्षा जल का संग्रहण आप कहाँ करेंगे। पहले समय में जब टाइम था जब राजा महाराजाओं का, तब तो ताल, तलैया, जोहर, टांका, कुआं और बावड़ी आदि में जल संग्रहण होता था। उसमें हमने बात की ताल तलैया के बारे में, तो इसमें खड़ीन है। खड़ीन क्या होती है, मिट्टी का अस्थायी तालाब होता है जिसमें ढाल वाली भूमि के नीचे, यार थी गाँव में पता है क्या करते हैं, गाँव के अंदर ना एक जगह से किसी भी घर को बनाने के लिए या खेत में डालने के लिए मिट्टी निकालते रहते हैं। तो मिट्टी के निकालने से क्या होता है, वहां गहरा गड्ढा हो जाता है। और ये जो मिट्टी निकाली जाती है कहाँ से निकाली जाती है, जहां ऑलरेडी ढलान हो, गाँव का पूरा पानी वहां जाए। तो बारिश होने पर क्या होता है, सारी गाँव का पानी उस एक जगह में इकट्ठा हो जाता है, तो उसे अपन खड़ीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक साथ 2-3 खड़ीन बनाई जाती हैं। जब एक भर जाती है तो दूसरी में पानी चल जाता है, दूसरी भर जाती है तो तीसरी में, और जब पानी सूख जाए तो वहां पे खेती की जा सकती है। उसके बाद है तालाब, वर्षा जल संग्रहण के लिए। दूसरा है तालाब। पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग तालाब बने होते थे और तालाब की तलहटी में कुआं बना होता था जिसे बेरी कहते थे। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि बेरी किसे कहते थे। तालाब की तलहटी में जो कुआं बना होता था ना, उसे बेरी कहते थे। इसमें अगर आपको तालाब में याद नहीं हो रहा हो तो आप गुरुद्वारों और मंदिरों में सरोवर बोलते हैं इसको। और इसका अपना महत्व है। झील, सभी को मालूम है झीलें क्या होती हैं। सब लोग जब गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाते हैं, पिकनिक स्पॉट बन जाते हैं, तो ये प्राकृतिक भी होती हैं और कृत्रिम भी। थोड़ा सा पानी हुआ तो वहां से ऊंचाई की जगह से पानी नीचे की ओर जाता है। अब जब ये पानी नीचे की ओर जाएगा तो इन स्रोतों को इकट्ठा करने के लिए, ताकि यहाँ से पानी जितना भी गिरे वो वेस्ट नहीं हो, उसको इकट्ठा करने के लिए नीचे की ओर कुएं, बावड़ियां और कुंड बनाए जाते हैं ताकि वो सारा जल जो है वो वहां जाके इकट्ठा हो जाए। फिर हैं बावड़ियां। ये देखो, ये राजा महाराजाओं के समय में ऐसे बावड़ियां बनती थी, नीचे उतरने के लिए इसमें सीढ़ियां होती थी, और आज कलाकृतियों की तरह ही ये अभी भी बनी हुई हैं। और एक होता है टोबा। राजस्थान में टोबा जल संग्रहण जो है ये पारंपरिक स्रोत है, नाड़ी के आकार का होता है। आपने देखा है, हमने कितनी बार सुनते हैं कि रेगिस्तान के अंदर किस तरीके से मरीचिका बनती है, तो ये उसी तरीके का दिखाई देता है। उसके बाद है हमारा कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण। अब इसका संरक्षण क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये चीजें वो हैं जो इस समय समाप्ति के कगार पर हैं। अगर हम इनका दोहन करते रहे तो ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को दिखाई भी नहीं देंगे, और हमें इनका एक एक मटेरियल शायद अजायब घर में रखना पड़ेगा अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि बेटा कोयला ऐसा होता है। तो हम लोगों को बहुत जरूरत है कि हम इनका सहेज कर इस्तेमाल करें। अब देखो,
हम लोग जो ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं उसमें से 35 से 40% जो है वो कोयले से हमें मिलती है, और कोयले का कार्बन अलग प्रकार का होता है। कोयले के अन्य दहनशील और उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं वर्षों पूर्व वनस्पति से नीचे दबने के कारण। अब आप देखो, वर्षों पूर्व मतलब हजारों वर्ष पूर्व की बात है ये, कि कोयला जमीन के नीचे पेड़ और इंसान दबे थे तब बनाइए, और मिट्टी की परतों के नीचे जब ये दबा तो भूगर्भ में उच्च ताप और दाब के बाद जीवाश्म जो थे वो कोयले में परिवर्तित हुए। इसमें मुख्यतः कार्बन और उसके यौगिक होते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और गंधक भी होती है। इसमें फास्फोरस और कुछ अकार्बनिक द्रव्य भी पाया जाता है। और नमी रहित कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे 4 प्रकार हैं। एक तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। और ये आपको ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनके अंदर कोयले की कौन कौन सी प्रकारें हैं, और उसमें जैसे एंथ्रेसाइट ये कहाँ से मिलता है, इसके अंदर किस प्रकार का कार्बन होता है, ये ऐसे एक क्वेश्चन आ सकते हैं आप। दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। आपको मालूम है कि हमें कहीं भी जाना हो तो हमें इसके बिना कहीं नहीं जा सकते हैं। ये भी हमें वैसे ही वनस्पति और जीव जंतुओं के पृथ्वी के नीचे दबने और उनके ऊपर उच्च दाब और ताप के आपतन से प्राप्त हुआ। और प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पेट्रोलियम से अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल, चट्टानों का तेल इसको कहते हैं, ये काले गाढ़े रंग का द्रव्य होता है। और जब प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसे अलग करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन और स्नेहक आदि से बनाए जाते हैं। और इससे क्या है कि कोयला और पेट्रोलियम जो हुए वो जीवाश्म ईंधन हुए, क्योंकि जीवों के पृथ्वी के अंदर दबने के बाद ये बने, और सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। और प्रकृति में इनकी मात्रा भी सीमित है, इसलिए इनका उपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण और न्यायोचित तरीके से करना चाहिए। और बायोडीजल जो है ये भी इन्हीं के समतुल्य है, 100% नवीकरणीय स्रोत है। और परंपरागत डीजल इंजनों को बिना परिवर्तन किए चलाया जा सकता है। हम इसे भविष्य का ईंधन मानते हैं। और इसके बाद है सतत पोषणीय विकास। किसी भी संसाधन का प्रयोग सतर्क होकर करें ताकि वस्तु का प्रयोग ना केवल हम कर सकें बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कर सकें। और स्वच्छ पर्यावरण समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब आप खुद सोचिए कि हम लोग ये कहते हैं कि कुत्ता भी जब कहीं बैठता है तो वो अपनी जगह पूंछ से साफ करके बैठते हैं, तो हम तो मानव जाति हैं, हमें तो वैसे ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मानव विकास और पर्यावरण के बीच सामंजस्य इस समय नहीं बन पा रहा है, और हम इसका संसाधनों का लगातार दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे सामने जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का एक गंभीर संकट आ गया है। आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में बहुत बड़े बड़े छेद हो गए हैं, जिनके कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये लगातार बदलता जा रहा है। पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में आपकी भूमिका बिल्कुल अलग है। अब देखो, एक शुरू में एक आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन, ये सबने सुना था, इसके बारे में पढ़ा भी था कि वनों की सुरक्षा की दिशा में कदम उठाया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? आपको कहानी याद हो तो कि एक राजा को अपने लिए महल बनवाना था, उस महल के अंदर उसको बहुत सारा फर्नीचर बनवाना था। उसने क्या किया, अपने जो सेनापति जी थे उनको बोल दिया कि आप लोग जाओ और पेड़ काट लाओ। तो वहां पे किस तरीके से उनको रोका गया। अब देखिए ये क्या इसमें है, वनों के ठेकेदारों से सुरक्षा करना, वृक्षों को काटने से रोकना। खेजड़ी, जोधपुर के खेजड़ली गांव में हुई थी। अमृता देवी, सबसे पहले अमृता देवी, फिर उनकी बेटियां, इन तीनों को मारा गया था। उसके बाद कई बिश्नोई जो थे, बिश्नोइयों के जो खेजड़ी वृक्ष है ना, बिश्नोइयों का देवता वृक्ष है, इसकी पूजा करते हैं ये लोग, तो वो कैसे काटने दें उसको। तो इसलिए वो जो अमृता देवी थी, ये और इनकी बेटियां जो थी, ये वृक्ष के साथ जाके इन्होंने पकड़ लिया वृक्ष को कि हम नहीं काटने देंगे, और इनको काट दिया गया वहां सेना के द्वारा। लेकिन फिर उसके बाद 363 बिश्नोई स्त्री, पुरुष और बच्चों ने इसमें बलिदान दिया, तब जाके इस जगह की सुरक्षा हुई। और शुरू में क्या हुआ ये देखिए, पेड़ों के साथ उन्हें भी काट दिया गया। सारा गांव और आसपास के इलाके में जब खबर फैली तो लोग आके क्या किया, उन्होंने पेड़ों से चिपकने लगे और अपना बलिदान देने लगे। और लगभग 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। आज भी बिश्नोई समाज पेड़ पौधों और वन्य प्राणियों के लिए सुरक्षा का दृढ़ संकल्प ले चुका है।
और इस बलिदान के बाद 1973 में उत्तराखंड में महिलाओं ने वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया, जो कि 8 वर्ष तक चला था। इसमें 1000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हरे पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जब जरूरी नहीं है कि हर चीज आंदोलन से ही हटेगी, ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी सजगता रखेंगे ना तो ये आंदोलनों से बच भी जाएंगे, ये इस तरीके से लोग मरेंगे भी नहीं और आपके पेड़ भी सुरक्षित हो जाएंगे और आप पर्यावरण को भी सुरक्षित कर पाएंगे। ऐसा ही एक आंदोलन चला था कर्नाटक में, उसका नाम था एपिको। कन्नड़ भाषा का शब्द है, इसका भी अर्थ होता है चिपकना। तो आपको क्या करना है, आप अब देखिए, खेजड़ी को थार का हम कल्प वृक्ष कहते हैं, जिसका नाम वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। 1963 में इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। तो जरूरी है क्या हमें जो चीज बचानी है उसे हम राज्य वृक्ष बनाएं या राज्य पशु बनाएं? तो हम अपने लेवल पर भी तो इस चीज को बचा सकते हैं। अगर हम अपने सभी के घरों में या बाहर अपने जन्मदिन पर या किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है उस समय में अगर एक पेड़ लगाएं तो हम अपने संसाधनों को खुद ही सुरक्षित रख पाएंगे। और इन संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने आप को संभालें और इस तरीके से सभी चीजों को बचाएं, ताकि आने वाले समय में हमारी भविष्य में हमारी पीढ़ियां जो हैं इस संसाधनों का इस्तेमाल कर सके, उन्हें पता हो कि उनके पास देखने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या चीजें हैं।